इससे, इस टॉपिक से पहले, डिस्पर्जन से पहले हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो सारा डिस्कशन मोनोक्रोमेटिक लाइट का था, है ना। जब मैं कहता हूं मोनोक्रोमेटिक मतलब बिल्कुल सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ, है ना। अगर वेवलेंथ नहीं बदलेगी तो कलर भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स की बात चल रही तो कलर मेंशन कर देते हैं, है ना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग केवल लाइट की ही बात करते हैं, तो कलर नहीं बदला तो मोनोक्रोमेटिक, यानी हम एक ही लाइट रे की बात करते थे मोनोक्रोमेटिक। तो इसका मतलब मल्टी क्रोमेटिक भी लाइट हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा कलर की लाइट मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है। जब हम लोग कभी व्हाइट लाइट बोलते हैं, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट अभी क्या है, काले मार्कर से ही दिखा सकता हूं क्योंकि व्हाइट तो बोर्ड है। कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कलर ऑफ लाइट, ऑल पॉसिबल कलर ऑफ लाइट। कितने तरह के कलर होते हैं? ज्योर नहीं है, ग्योर है। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर, चलो ये पता है, इंडिगो। बी फॉर, जी फॉर, एक बार फिर हम लोग ABCD पढ़ रहे हैं, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये बेसिकली जो क्रम है ना, ये वेवलेंथ के ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। ये बात हमें पता होना चाहिए। सबसे इनर्जेटिक कलर कौन सा है? सबसे इनर्जेटिक कलर वो होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अरे E=SC/λ होता है, तो सबसे एनर्जेटिक कलर वायलेट है। यानी अगर तुम्हें कहीं लाल रंग की आग दिख रही हो और नीले रंग की आग दिख रही हो, तो किससे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है? ज्यादा एनर्जेटिक से सावधान होने की जरूरत है भाई। कम एनर्जेटिक हमारा क्या बिगाड़ेगा? लाल रंग की लाइट कम एनर्जेटिक होती है, वायलेट कलर की लाइट ज्यादा एनर्जेटिक होती है। लैम्डा कम होना मतलब ज्यादा एनर्जी डिनोट करना। ये मैं शायद दूसरी बार बता रहा हूँ, वीज डिस्प्लेसमेंट के समय भी ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्या हमें पता है हर कलर के लिए स्पीड सेम होती है किसी भी मीडियम में? मतलब ऐसा नहीं है, आई मीन किसी मीडियम नहीं, वैक्यूम में। स्पीड ऑफ ऑल कलर इज सेम इन वैक्यूम। वैक्यूम में हर कलर की लाइट सेम स्पीड से चलती है, और वो स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मगर अगर मैं किसी मीडियम में जाता हूं तो सबकी स्पीड बदल जाती है। तो क्या सबकी बराबर बदलती है? ये समस्या है कि हर कलर का स्पीड किसी मीडियम में सेम नहीं होता। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इन सेम मीडियम इज डिफरेंट। ये बात थोड़ी नई है कि हर कलर की लाइट किसी मीडियम, यानी कांच के अंदर जाने के बाद वॉयलेट का स्पीड कुछ और होगा और रेड का स्पीड कुछ और होगा। वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ के हिसाब से होता है, वेवलेंथ के हिसाब से होता है। और अगर स्पीड अलग अलग है तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। हमने एक चीज डिसाइड करी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे तय होता है? N = C/V। किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
उस मीडियम में उसकी स्पीड से तय होता है। अगर स्पीड डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबके डिफरेंट होंगे। मैं बता दूं, वॉयलेट से लगा के रेड तक अगर सब कांच के अंदर होगा, यानी रेड भी कांच के अंदर एंट्री करे और वॉयलेट भी कांच के अंदर एंट्री करे, तो किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा? वो स्पीड से तय होगा। तो मैं कह दूं वी वॉयलेट का और वी रेड का, उसमें से किसकी स्पीड ज्यादा होती है? रेड की स्पीड ज्यादा होगी, वॉयलेट की कम होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं जिसकी स्पीड ज्यादा होगी जिस कलर के लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। एन वॉयलेट इज ग्रेटर देन एन रेड। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से। अब वॉयलेट और रेड की बात कर ली तो बाकी बातें तुम्हें खुद से समझना चाहिए, है ना। ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना देना 1/λ से होता है। एक रिलेशन है, वो रिलेशन मुझे याद नहीं आ रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना देना 1/λ से होता है, यानी लैम्डा के इनवर्स में रिलेशन होता है, लैम्डा की कुछ पावर पे डिपेंड करता है। तो क्या बताओ, वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड इनवर्सली विद लैम्डा। ये लैम्डा की सम पावर पे डिपेंड करता है ना। कोई फॉर्मूला सामने आएगा तब मैं बताऊंगा। तो एक बात तो हो गई कि हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता है। तो अभी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता है तो अगर कहीं व्हाइट लाइट हम किसी मीडियम से रिफ्रैक्शन कराते हैं, मान लिया मैंने कहा कि मैंने ये ग्लास की स्लैब है, यहां मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी। व्हाइट लाइट में क्या है, सारे कलर मिक्स्ड है। तो क्या बताओ, यहां स्नेल लॉ के हिसाब से रे टर्न करेंगी, तो क्या जितना रेड टर्न करेगी उतना ही वॉयलेट टर्न करेगी? नहीं। क्या सबकी टर्निंग अलग अलग होगी? कौन ज्यादा टर्न करेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा टर्न करेगा। यानी ये वॉयलेट है, ये रेड है, और उसके बीच में हर कलर की लाइट मौजूद होगी। क्या इसके बीच में बाकी के सारे कलर मौजूद होंगे? इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है कि व्हाइट लाइट से डिफरेंट कलर की लाइट का अलग अलग होना, दैट इज डिस्पर्जन। बात क्लियर है? ये लिख सकते हैं डिस्पर्जन की डेफिनेशन, जगह नहीं है यहां पे। Bending of different color is different in same medium. थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है। सिंपल बात है कि एक वाइट कलर की लाइट का डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से वो अलग अलग ढंग से टर्न करेगी। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइट रे निकली है वो इस बाउंड्री के अंदर होगी। इसको पेंसिल ऑफ लाइट बोला गया है। वॉयलेट से रेड के बीच में सारी लाइट रे निकलेंगी और इसी को मैंने क्या नाम बोला है? डिस्पर्जन। ये नोट कर लिया है। तो जब भी हम डिस्पर्जन की बात करेंगे तो किसके लिए करेंगे? व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर में स्प्लिट होने के लिए। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या डिस्पर्जन हो सकता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का डिस्पर्जन नहीं हो सकता है। जब भी डिस्पर्जन होगा तो मल्टीक्रोमेटिक लाइट का होगा। और मल्टीक्रोमेटिक लाइट जनरली हम लोग व्हाइट लाइट को तब बोलते हैं जब सारे कलर मिक्स हो। तो ये मैंने डिस्पर्जन एक सिंगल बाउंड्री से करके दिखाया है। डिस्पर्जन बाय सिंगल बाउंड्री। और डिस्पर्जन कैसे हो सकता है? डिस्पर्जन और बढ़िया देखना हो तो हम प्रिज्म का सहारा लेंगे। क्यों? अगर मैं एक स्लैब ले लूं,
डिस्पर्जन बाय स्लैब, डिस्पर्जन बाय स्लैब। यहां मैं एक व्हाइट लाइट डालूं तो बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली डिस्पर्जन होगा, यानी सबसे अंदर की तरफ जो नॉर्मल की तरफ टर्न करेगी वो कौन होगी? वॉयलेट। और सबसे जो बाहर होगी वो कौन होगी? रेड होगी। ये वॉयलेट, ये रेड। मैंने कहा ये किसी आर वॉयलेट एंगल पे और ये किसी आर रेड एंगल पे टर्न करी है, ठीक है। मैंने थीटा पे इंसिडेंट किया था, तो बताओ ये एंगल क्या है? ये एंगल, हाँ ये एंगल बोलो क्या है? ये आरबी है। ये क्या है? आरबी। और इसका एंगल कितना है? इसका एंगल आर आर है। तो आरबी के करस्पॉन्डिंग ये जब बाहर जाएगा तो किस एंगल पे जाएगा? यार देखो, थीटा के करस्पॉन्डिंग एक बार रिफ्रैक्शन से आरबी हुआ था, तो आरबी करस्पॉन्डिंग एक बार रिफ्रैक्शन में यहां क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा के करस्पॉन्डिंग यहां आर आर हुआ था, तो आर आर के करस्पॉन्डिंग यहां क्या हो जाएगा? यहां थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां क्या हम डिफरेंट कलर को इन्हीं के बीच में देखेंगे, लेकिन सारी लाइट रेज, क्या बीच में जो और भी लाइट रेज होंगी ये सब कैसी होंगी? पैरेलल विद ईच अदर। नहीं, यहां सब आपस में कैसी होंगी? पैरेलल विद ईच अदर। तीसरा डिस्पर्जन हम किस में देख सकते हैं? डिस्पर्जन इन प्रिज्म। तीसरा डिस्पर्जन हम प्रिज्म में देख सकते हैं। प्रिज्म में बल्कि सबसे अच्छा डिस्पर्जन देखा जाएगा। मान लिया मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी, ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्निंग यहां इन्वॉल्व होगी, ठीक है, पहली टर्निंग यहां इन्वॉल्व हुई है। सबसे ज्यादा टर्न करने वाली लाइट कौन सी होगी? वॉयलेट। और सबसे कम टर्न करने वाली कौन सी होगी? रेड। रेड की फिर से एक बार टर्निंग और होगी यहां, ठीक है। क्या वॉयलेट की भी एक बार टर्निंग और होगी यहां? ऐसे दो दो बार टर्न होंगी, तो ये लाइट रेज बहुत दूर तक जाएंगी। क्या बाकी लाइट रेज सारी इन्हीं के बीच में कहीं देखने को मिलेंगी? सारी लाइट रेज इसके बीच में कहीं देखने को मिलेंगी। तो क्या लगता है सबसे बढ़िया डिस्पर्जन कहां आएगा? कि जब मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया डिस्पर्जन, तो मेरे दिमाग में क्या फीलिंग है? हाँ, सबसे ज्यादा नहीं। यहां एक्चुअली में डिस्पर्जन की बात है तो डिफरेंट कलर का अलग अलग होना, जितना ज्यादा अलग अलग होंगे मैं कहूंगा उतना बढ़िया डिस्पर्जन हुआ है। तो कहां ज्यादा, इस जगह पे या इस जगह पे कहां ज्यादा सेपरेट होंगे सारे कलर? क्योंकि यहां दो दो बार टर्निंग हुई है, तो यहां सेपरेशन ज्यादा बढ़िया होगा। एक टर्म हम लोग डिस्पर्जन के लिए डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर डिस्पर्जन बेसिकली क्या है कि इन दोनों रे के बीच का एंगल, क्या? एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट, ये एंगुलर डिस्पर्जन है। थीटा इक्वल टू कौन ज्यादा टर्न करेगा? मैं थोड़ा देर के लिए बोलूं कि जहां रे जा रही थी वहां से वॉयलेट भी टर्न करी है और उसका एंगल डेल्टा वी है। जहां मैं जा रहा था, लाइट जहां रे जा रही थी वहां से रेड की टर्निंग डेल्टा आर है, ठीक है। वॉयलेट कितना टर्न करी है? डेल्टा वी। रेड कितना किया है? तो बताओ थीटा कितना होगा? हाँ, थीटा कितना होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। रेड कितना टर्न किया और वॉयलेट कितना टर्न किया, उससे हम डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कम से कम इन तीन सिचुएशन में हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन की बात कर लें। अगर मैं कहूं
कि इस जगह पे हमें क्या पता होगा, हमें आई पता होगा, जनरली आई दिया जाता है, और एनआर पता होगा और एनवी पता होगा। तो क्या हम एनआर एनवी की मदद से आरआर और क्या आरबी पता कर लेंगे? तो बताओ एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पे एंगुलर डिस्पर्जन थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट, और वो होगा आर वी। उल्टा लिख दिया मैंने, ये रेड है और ये वॉयलेट है, आर आर माइनस आर वी। ठीक है, कौन ज्यादा टर्न करेगा? रेड कम टर्न किया, वॉयलेट ज्यादा टर्न किया, क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। यार टर्निंग की जब बात चली, कोई डेविएशन पूछे, अच्छा कोई पूछे कि बताओ जहां रे जा रही थी वहां से रेड की टर्निंग क्या हुई है, अच्छा बताओ डेल्टा आर कितना होगा और डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा आर और डेल्टा वी, डेल्टा आर यानी रेड की टर्निंग कितनी हुई, ये उसका डेल्टा आर है और ये उसका डेल्टा वी है, कौन ज्यादा है? डेल्टा आर कितना होगा? डेल्टा आर होगा आई माइनस आर आर और डेल्टा वी होगा आई माइनस आर बी। हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। अरे भाई देखो, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? आई में से डेल्टा आर घटा देंगे तो आर आर आ जाएगा आई में से। अच्छा डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी करोगे, डेल्टा आर माइनस तो भी यही आएगा। ये तुम सीधे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एक रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन ये आएगा। बताओ यहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? अगर मैं इस लाइट रे को भी ऐसे आगे बढ़ा दूं, इस लाइट रे को, ठीक है, तो क्या ये थीटा एंगल पे है वर्टिकल के साथ? रेड वाला वर्टिकल के साथ किस एंगल पे है? वॉयलेट वाला कितने पे है? तो क्या मैं कह सकता हूं ऑल रेज आर पैरेलल? तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? रेड और वॉयलेट के बीच का एंगल, और वो इस बार कितना होगा? क्योंकि डेल्टा आर भी जीरो है। अरे भाई एंगल वाइज तो रेड टर्न नहीं किया है, डेल्टा वी भी क्या है? जीरो है, तो थीटा क्या होगा? डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी, और वो कितना आएगा? जीरो आएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये बात हम कर सकते हैं। हम लोगों ने थिन प्रिज्म के लिए कम से कम कुछ बातें करी हैं। ये डिस्कशन में थिन प्रिज्म के लिए और एक्सटेंड करना चाहता हूं। वैसे तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला पता है, क्या है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता था? हमें यार इसके लिए एनवी पता होगा, एनआर पता होगा और ए पता होगा। तो बताओ डेल्टा वी क्या होगा? ए इंटू एन वी माइनस वन। डेल्टा आर क्या होगा? ए इंटू एन आर माइनस वन। तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अंदर आएगा एन वी माइनस एन आर। इस आंसर को और पर्टिकुलर कर सकते हैं। बात क्लियर है? नोट करते जाएं। इन सारे कलर की क्राउड में जो सबसे मिडिल में रे होती है जनरली वो येलो होती है, यानी बीचों बीच जो रे होती है वो येलो होती है, और येलो रे को हम लोग मीन रे बोलते हैं, है ना। येलो रे को हम लोग मीन रे बोलते हैं क्योंकि बीचों बीच वही लाइट रे होती है। स्लैब में हमने थोड़ा डिफरेंट डिस्कशन किया है। स्लैब में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि कोई भी लाइट रे, मान लिया ये व्हाइट है, तो क्या अल्टीमेटली उससे दो कलर अलग अलग हुए और फाइनली वो उसी एंगल पे गए जिस एंगल पे व्हाइट रे थी, गए। तो क्या हम कह सकते हैं व्हाइट लाइट रे जहां जा रही थी उससे ये उसी रास्ते पे तो नहीं है, रास्ता उनका अलग है। मैं कोई भी एक रे ले लेता हूं फिलहाल, ये समझने के लिए कि लैटरल शिफ्ट क्या होता है। हमें लैटरल शिफ्ट की बात करना है। क्या मान लिया मैंने ये कोई भी एक रे, लेटर से ये वायलेट है,
मैंने वायलेट लाइट रे ले रखी है, ठीक है। तो जहां रे जा रही थी और जहां जाने लगी, क्या वो आपस में पैरेलल है? इसमें कोई डाउट नहीं है। एंगुलर डिस्पर्जन कितना आया है? 0 आया है। एंगुलर डिस्पर्जन 0 है, मगर क्या वो सेम लाइन में है? लाइन डिफरेंट है। मैं कहूंगा जिस रास्ते पे ब्लैक लाइट जा रही थी और जहां अब ये जाने लगी, उनके बीच में साइड वाइज एक अंतर आया है, और उसी लेंथ का नाम क्या रखा गया है? लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट हमें कई बार निकालना पड़ेगी, कुछ चीजें हमें पता होंगी, जैसे इसका थीटा, इसको जनरली आई लिखते हैं, आई हमें पता है, और इसका आर हम कैसे निकाल लेंगे? स्नेल लॉ की मदद से। पता है तो पता है, नहीं तो हमें एनवी, एन पता होगा तो आर निकल आएगा, किसी भी कलर के लिए, सबके कलर के लिए। तो मुझे बताओ, अगर मुझे आई पता है, आर पता है, लेटरल शिफ्ट लाना है, इस स्लैब की थिकनेस पता होगी, क्या कोई तरीका लगा सकते हैं जिससे लेटरल शिफ्ट आ जाए? ज्योमेट्री में कुछ आइडिया लग रहा है कैसे लेटरल शिफ्ट लाया जा सकता है? मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें एक तरह से बीसी लाना है, बीसी लाना है। क्या बताओ, ये लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, कोई तरीका समझ में आ रहा है? यार सोचो, आई और आर गिवन है, तो लेटरल शिफ्ट के ठीक सामने ये वाला एंगल कितना है? आई माइनस आर, यानी एक तरह से आई माइनस आर पता है। अब मुझे बताओ जरा, लेटरल शिफ्ट लाने के लिए कुछ टिक्नोमेट्री लगा सकते? लेटरल शिफ्ट इज ए लेंथ, लेंथ हमें लाना है सामने वाला, यानी बीसी हमें लाना है, ठीक है। क्या लगा सकते हैं? 10। तो क्या 10 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बेस में से एक चीज पता होना चाहिए, नहीं पता, तो हम क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। तो साइन लगाएंगे तो हमें ये लेंथ पता होना चाहिए, क्या ये लेंथ पता है? क्या ये भी नहीं पता। ये लेकिन पता चल सकता है इस ट्राइंगल से, इसका नाम मैं कुछ x ले लेता हूं, ये x हमें पता चल सकता है इस ट्राइंगल से। कैसे? हमें टोटल वर्टिकल हाइट थिकनेस t पता है, क्या बताओ? x का cos r, x का cos एंगल वो कितना है? t, तो x इक्वल टू क्या होगा? t बाई cos r। क्या x पता चल गया? हम लेटरल शिफ्ट के पीछे काम कर रहे हैं। अब बताओ जरा, यहां से इस लेंथ और इस लेंथ को रिलेट करने वाला टिक्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है? x, वो अभी अभी हम ला चुके हैं। तो लेटरल शिफ्ट का आंसर आ गया x साइन आई माइनस आर, और x की जगह उठा के ये रख देते हैं t अपॉन कॉस आर। ये लेटरल शिफ्ट का आंसर हो गया। तो अगर मैं अब डिफरेंट कलर के लिए लेटरल शिफ्ट लाना चाहूं, मान लिया लेटरल शिफ्ट हमें रेड के लिए लाना है, रेड के लिए, तो थिकनेस वही रहेगी, क्या क्या बदलेगा? आई वही रहेगा, क्या क्या बदलेगा? आर रेड अपॉन कॉस आर रेड। अगर मैं लेटरल शिफ्ट वॉयलेट के लिए लाना चाहूं तो क्या थिकनेस वही रहेगी, आई वही रहेगा, बट उसका आर एंगल बदल जाएगा, डिवाइड बाई कॉस आर बी। ऐसे हम हर कलर के लिए लेटरल शिफ्ट ला सकते हैं। कोई पूछे कि रेड और वॉयलेट के बीच में कितना गैप है, वो गैप भी हम ला सकते हैं। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है? लेटरल शिफ्ट का मतलब साइड वाइज शिफ्टिंग। ओरिजिनल लाइन ये थी और साइड वाइज वो खिसक गया है, कितना खिसका है वो लेंथ हमने ला दी, और अब हम हर कलर के लिए ये काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? लेटरल शिफ्ट को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक प्रिज्म में हम लोगों ने बात करी कि एक लाइट रे, वाइट लाइट रे इंसिडेंट करी है, तो उसमें वायलेट और रेड अलग हो गया है, ठीक है। हमारा मकसद एक्चुअली में वायलेट और रेड को दूर से दूर फैलाना था। बेसिकली इनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये एंगल हम ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तभी तो डिस्पर्जन अच्छा बोला जाएगा। डिस्पर्स का मतलब लाइट को दूर से दूर फैलाना। तो क्या थीटा ज़्यादा होना अच्छा डिस्पर्स है, अच्छा डिस्पर्जन है, ठीक है, थीटा ज़्यादा होना। लेकिन रे का टर्न होना ये हमारी मजबूरी है, अगर हम टर्न नहीं कराएंगे तो एंगुलर डिस्पर्जन नहीं होगा। लेकिन हमारा मकसद रे को टर्न कराना
नहीं था। यानी हम डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी दैट इज थीटा, ये तो चाहते हैं, थीटा तो चाहते हैं, मगर हम डेल्टा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई प्रिज्म क्या करे कि ऐसी लाइट जाए और सामने ही टर्न करा दे, नहीं समझे, उसकी अपनी ओवरऑल टर्निंग बहुत ज्यादा ना हो। भाई ये हमारे पर्पस का नहीं है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होने के लिए हम रे का टर्न कराना अपेक्षित नहीं रखते, बल्कि उसके एंगल का फैलना अपेक्षित रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि थीटा तो आए मगर डेल्टा ना आए। लेकिन हाँ, सब कुछ हमारी उम्मीद के हिसाब से दुनिया में नहीं होता है। ऐसी एक फीलिंग को हमने एक नाम दिया है डिस्पर्सिव पावर। क्या फीलिंग है इसमें? जिसमें थीटा ज्यादा से ज्यादा और डेल्टा कम से कम हो। जो चीज हम ज्यादा चाहते हैं वो ऊपर है और जो चीज हम कम चाहते हैं वो नीचे। इस क्वालिटी का नाम क्या रखा गया है? डिस्पर्सिव पावर। अब बात आती है डेल्टा किसका रखें? टर्न तो सभी हुए हैं, रेड भी टर्न हुआ है, वॉयलेट भी, येलो भी, सब टर्न हुए, तो डेल्टा रखें किसका? तो बात आती कि हम पूरी क्राउड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई डेल्टा हमें रखना है तो हम पूरी क्राउड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली मीन रे से नहीं, और मीनी रे सबसे कम टर्न होगी। भाई ऐसे लाइट आ रही तो रेड भी टर्न करेगी, वॉयलेट भी। मैं कह सकता हूं हम मीन रे की टर्निंग कम कराएंगे तो सबकी टर्निंग कम एश्योर हो जाएगी, कुछ ऐसी बात है। तो यहां हम किसको कर रहे हैं? नीचे मीन कर रहे हैं, यानी पूरी क्राउड को रिप्रेजेंट करने वाली एक रे, जनरली बीच वाली रे को हम लोग पूरी क्राउड को रिप्रेजेंट करने वाली रे मान सकते हैं। थीटा क्या होगा? थीटा होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा मीन मतलब डेल्टा येलो। अभी अभी हम लोगों ने डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का एक फॉर्मूला लाया था, ए एन वी माइनस एन आर, थिन प्रिज्म के लिए। और डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हैं? ए एन वाई माइनस 1, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा का आंसर बड़ा सरप्राइजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। ये जो आंसर आया है, हमने शुरू किया था प्रिज्म के लिए। ये आंसर हम किसके लिए ला रहे थे? प्रिज्म के लिए। लेकिन आंसर में प्रिज्म की कोई प्रॉपर्टी आई नहीं है। अरे प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या थी? ए आई नहीं। ये जो एन आया है ये तो कांच की प्रॉपर्टी है। तुम प्रिज्म लो चाहे उसका ब्लॉक ले लो, एन तो तब भी डिफाइंड है। यानी इसका एन वी एन आर तो आंसर में आया है, इसका ए आंसर में, यानी ये प्रिज्म की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट आंसर नहीं है। यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म, डिपेंड्स ओनली ऑन ग्लास। यानी कल को तुम्हें कोई डिस्पर्सिव पावर दे और प्रिज्म की चर्चा ना करे तो तुम्हें हैरान नहीं होना है। कोई कहे कि किसी मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ये है, किसी ग्लास की डिस्पर्सिव पावर ये है, मींस ओमेगा दिया है उसका, तो तुम्हें हैरान नहीं होना प्रिज्म की बात नहीं करी, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर अब प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि आंसर प्रिज्म पे डिपेंडेंट। वो बात अलग है कि हमने शुरू किया था यही सोच के कि शायद वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी निकलेगी, बट कई बार क्या होता है जो हम सोचते हैं वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है। और ये क्वांटिटी उन्हीं में से है। फीलिंग क्या थी? फीलिंग समझ में आना चाहिए कि हम थीटा तो चाहते थे, डेल्टा नहीं चाहते थे। ऐसे एक टर्म का नाम हमने क्या रखा है? डिस्पर्सिव पावर। तो ज्यादातर इसमें वही डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, एनआर एनवी एनवाई दिया होगा तो हम ओमेगा की बात कर सकते हैं। डेल्टा वाई को मीन रे बोला जाता है जनरली। अगर हमें एनवाई कभी ना पता हो तो जनरली अंडर रूट एनवी एनआर ले लिया जाता है, या एनवी प्लस एनआर डिवाइड बाई 2 ले लिया जाता है अगर हमें ना पता हो तो। क्या प्रिज्म के डिस्पर्जन वाले डिस्कशन में जितनी मेन बातें हैं वो मैंने कर ली, लेकिन फिर भी राइटर चाहता है टॉपिक शुरू हुआ है तो कुछ तो लंबा चले, तो कुछ जबरदस्ती वाली बातें उसको करना पड़ती हैं और वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन कराने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करने जा रहे हैं। और कैसा कॉम्बिनेशन? एक प्रिज्म फेवर में टर्न करेगा तो दूसरा अपोज में। ये एनालिसिस करने से हम एक से ज्यादा फेवर में, एक दो अपोज में की भी चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा बेसिकली हमें
एक से ज़्यादा प्रिज्म सेम साइड में टर्न कराएं और एक से ज़्यादा प्रिज्म अपोजिट में कराएं तो उनको कैसे डील करना है उसमें मदद करेगा, यानी पर्पज़ यही है। अगर मैं कहूँ मैंने यहाँ से एक वाइट लाइट डाली तो यहाँ से सारी कलर की लाइट, फिर इनके साथ क्या होगा, ये फिर टर्न करेंगी, तो अब फाइनली इनके बीच में एंगुलर डिस्पर्जन क्या मिलेगा नहीं पता, और उसकी मीन रे कहाँ जाएगी नहीं पता। ठीक है, तो हम दो कंडीशन में इसकी बात करेंगे। खैर अभी हम बात करें कि नेट निकलेगा कैसे। अगर मैं कहूं कि इनके बीच का नेट एंगल क्या होगा, तो मैं कहूंगा इस वक्त वॉयलेट और इस वक्त मुझे लगता है ये वॉयलेट होगी और ये रेड होगी। इस वक्त वॉयलेट और रेड कितना टर्न कर चुके हैं, ठीक है, डेल्टा आर और डेल्टा वी इनके बीच का गैप ही। तो क्या रेड एक बार क्लॉकवाइज टर्न करी थी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डेल्टा आर नेट है दोनों का। वॉयलेट एक बार क्लॉकवाइज टर्न करी थी एक बार, तो डेल्टा वी भी ये क्या है नेट है। तो ये जो थीटा नेट होगा, थीटा नेट वो क्या होगा, डेल्टा आर नेट माइनस डेल्टा वी नेट। डेल्टा आर में क्या शामिल है, डेल्टा आर क्लॉकवाइज माइनस डेल्टा आर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रिज्म के लिए सारी प्रॉपर्टीज एन वी एन आर एन वाई लिख देते हैं। इसके लिए एन वी प्राइम एन आर प्राइम एन वाई प्राइम, इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इसके लिए ए प्राइम, यानी ये प्राइम प्रिज्म है, ये सिंपल प्रिज्म है। क्या पहले क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा बी क्या होगा, तो ये आंसर डेल्टा आर माइनस डेल्टा बी प्लस ये मैंने उल्टा लिख दिया है, डेल्टा वी नेट माइनस डेल्टा आर नेट। तो ये आंसर आएगा डेल्टा आर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये आंसर आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। ठीक है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डेल्टा वी डैश माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा पहले प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन। ये क्या है, पहले प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन, तो इसको क्या लिखेंगे थीटा प्राइम। यानी कुल मिला के मैं क्या देख रहा हूं, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म 1, और थीटा प्राइम क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म 2। यानी दोनों के अलग अलग डिस्पर्जन क्या हुआ करते थे, उनके डिफरेंस के बराबर थीटा नेट आया है। एक्सपेक्टेड आंसर है। एक और बात हम करते हैं, ये मैं अभी लिख रहा था नेट एंगुलर डिस्पर्जन। एक और बात हम लोग करते हैं, नेट मीन रे डेविएशन। नेट मीन रे डेविएशन, जब मैं कहता हूं नेट मीन रे डेविएशन, तो क्या मीन रे पहली बार क्लॉकवाइज सेंस में टर्न करी होगी तो दूसरी बार, तो नेट डेल्टा वाई नेट वो क्या होगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई प्राइम। ठीक है, इसको हम n के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको भी n के टर्म में लिख सकते हैं। ये आएगा a एन बी माइनस एन आर ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम, और ये क्या आएगा a एन वाई माइनस 1 ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस 1। क्या ये सारे डिस्कशन किए जा सकते हैं। अभी मैं जैसे कह रहा था कि एक से ज़्यादा प्रिज्म हो जाएं फेवर में, मान लिया 4 फेवर में है तो यहाँ 4 आएगा, और 3 अपोज में है तो यहाँ क्या आएगा 3। 4 फेवर में तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। हम एक से ज़्यादा प्रिज्म की डीलिंग भी अभी फिलहाल एक प्रिज्म की डीलिंग कर रहे हैं, कितने फेवर में है कितने अपोज में है। फेवर वाले एंगुलर डिस्पर्जन आपस में ऐड होंगे,
अपोज वाले आपस में ऐड होंगे, कुछ ऐसी बात है। केस 1 है नेट एंगुलर डिस्पर्जन। पूछा जाता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में नेट एंगुलर डिस्पर्जन बताओ इफ मीन डेविएशन 0 है। इफ विदाउट मीन डेविएशन, विदाउट मीन डेविएशन, ये क्या मतलब हुआ? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ना हो, मतलब मैं क्या चाहता हूं, एक प्रिज्म इस तरह से कॉम्बिनेशन करे कि व्हाइट लाइट जैसी थी, ठीक है, येलो लाइट उसी रास्ते में निकले। तो क्या बताओ, व्हाइट और येलो के बीच में डेल्टा नेट, डेल्टा वाई नेट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो उस केस में रेड और वायलेट के बीच में थीटा कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा, वो हमें बताना है। क्या कहानी है? डेल्टा वाई 0 है, येलो और व्हाइट आपस में पैरेलल है, तो क्या बताना है? थीटा नेट। यानी हमें क्या बताना है? एंगुलर डिस्पर्जन विदाउट मीन डेविएशन। तो डेल्टा वाई 0 कर दो। एक्चुअली में एक आंसर हमें लाना है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो डेल्टा वाई 0 करते हैं जरा। ए एन वाई माइनस 1 ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आएगा ए एन वाई माइनस 1 ए प्राइम एन वाई प्राइम माइनस 1। ये कंडीशन निकल के आई अगर ये 0 कराना है। थीटा का आंसर हमें चाहिए है, तो थीटा क्या था? ए एन बी माइनस एन आर ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम। जल्दी इन प्रिज्म का हमें ओमेगा और ओमेगा प्राइम मेंशन्ड होगा। ओमेगा क्या होता था यार? ओमेगा होता था एन बी माइनस एन आर अपॉन -1। तो एन बी माइनस एन आर की जगह मैं लिख सकता हूं ओमेगा एन वाई माइनस 1। ए तो रहेगा ही, ओमेगा एन वाई माइनस 1। यहां क्या लिख सकता हूं? ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम की जगह क्या लिख सकता हूं? ओमेगा प्राइम एन वाई प्राइम माइनस 1। तो ये कितना आ गया? ये इसमें से हमें इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? देखो यार, इतना टर्म और इतना टर्म सेम है कि नहीं है? भाई ये दोनों इक्वल है ना, कंडीशन 1, यूजिंग कंडीशन 1। तो उनको सेम नाम दे दो, यूजिंग कंडीशन 1। तो ये आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। हम इसको और इसको सेम नाम दे के कॉमन ले सकते हैं। तो ये आंसर अंदर क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस, यानी ये थीटा नेट का आंसर आ जाएगा। जब कब? जब मीन डेविएशन 0 है। ये आंसर याद हो जाए तो याद हो जाए, वरना ऐसा कोई टिकी काम नहीं है। हमने क्या किया है? इन दो रिजल्ट में से एक को 0 कराया है, एक का आंसर निकाला है उसकी कंडीशन यूज करके। तो इसी का केस 2 है। केस 2 में हम उल्टी बात करेंगे, डेल्टा नेट का आंसर निकालेंगे और इसको क्या करेंगे? 0 करेंगे। यानी उसका डिस्कशन होगा नेट मीन डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन, है ना? नेट मीन डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन, नेट मीन डेविएशन ये फाइंड करना है विदाउट एंगुलर डिस्पर्जन। क्या ये आंसर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं? इस बार क्या 0 करना है और क्या लाना है? क्या 0 करना है और क्या लाना है? क्या 0 करना है? हमारे पास 2 प्रिज्म हैं। हम चाहते हैं कि प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि रेड और वायलेट, रेड और वायलेट जब निकलें तो आपस में कैसे निकलें? पैरेलल। और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो येलो जरूरी नहीं कि वो भी उनके बीच का एंगल, वो भी एंगल कोई डेविएशन ना रखे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के मुकाबले इसमें कुछ ना कुछ टर्निंग जरूर होगी। बेसिकली एंगुलर डिस्पर्जन 0 है बट मीन डेविएशन 0 नहीं है। ऐसी सेटिंग बनाई गई है, ऐसा कॉम्बिनेशन किया गया है ना? इसका एंगल ए है, इसका एंगल ए प्राइम है। एन वी एन आर एन वाई ओमेगा, एन वी प्राइम एन आर प्राइम
एन वाई प्राइम ओमेगा प्राइम। इन सब के लिए पैरामीटर दिए गए हैं, हमें क्या जीरो कराना है तो उसको जीरो करा देते हैं। थीटा नेट क्या है? जीरो। थीटा नेट हम लोग लेके आए थे ए एन बी माइनस एन आर माइनस ए प्राइम एन बी प्राइम माइनस एन आर प्राइम, और इसको क्या करना है? जीरो। तो इससे एक कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आ गई यार। इस कंडीशन की मदद से हमने किसका आंसर लाना है? हमें आंसर लाना है डेल्टा वाई नेट का। डेल्टा वाई का ये फॉर्मूला आया है, और इसको हमें कुछ गुड लुकिंग फॉर्म में लाना है। वैसे तो बहुत गुड लुकिंग नहीं आने वाला है। क्या हम ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन जानते हैं? तो क्या एन वाई माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं थोड़ा देर के लिए एन वी माइनस एन आर अपॉन ओमेगा लिख रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? एन वी प्राइम माइनस एन आर प्राइम अपॉन ओमेगा प्राइम लिख सकता हूं। अब क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? क्या ये और ये दोनों सेम है तो उनको सेम नाम के साथ कॉमन निकाल सकते हैं? यानी इसको मैं ए एन वी माइनस एन आर कॉमन लूंगा तो वन बाई ओमेगा माइनस वन बाई ओमेगा प्राइम। यही गुड लुकिंग है। इससे गुड लुकिंग और क्या हो सकता है? इससे गुड लुकिंग और हो सकता है एन वी माइनस एन आर को ओमेगा एन वाई माइनस वन लिख दो, एन वाई माइनस वन इंटू ओमेगा, और वो ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। इससे ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हो सकता। अरे कितना मतलब किसी चीज को कितना भी फैशन लगा दो, एक लिमिट से ज्यादा गुड लुकिंग क्या हो पाएगा? ये बस वही है। स्टेप्स बहुत बड़े नहीं हैं, याद रखना मुश्किल काम है। मुझे कभी याद नहीं रहता है, मैं हमेशा स्टेप करता हूं। कोई अगर याद रख सकता है तो मैं उसको प्रणाम करता हूं। ये डिस्कशन जो किए जा रहे हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर कभी दो फेवर में एक अपोज में, तीन फेवर में दो अपोज, तो उनकी एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। कुछ जीरो कराया गया, किसी का आंसर लाना है, इस तरह की बातें हम डील कर सकते हैं। हालांकि फैशन में चल नहीं रहा है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया है तो दिमाग से निकालना मत, हटा दे। अगेन एक और ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद कभी कोई एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोमेटिक एबरेशन। इसी डिस्कशन के आगे का डिस्कशन है। मैंने कहा एक ग्लास के लिए अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। तो जब हम कोई लेंस लिया करते थे और कहते थे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मैंने इंसिडेंट करी उससे लाइट, और ये वाइट लाइट है, तो क्या वाइट लाइट है तो उसकी इमेज एक शार्प पॉइंट में बनेगी क्या? एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज तभी बनती जब ये मोनोक्रोमेटिक होती। अगर ये वाइट है तो वो हर कलर की लाइट की इमेज अलग अलग जगहों पे बनाएगी। सबसे पास किसकी बनाएगी? ये इमेज है वॉयलेट कलर की, और ये इमेज है जिसकी टर्निंग ज्यादा होगी। किसकी टर्निंग ज्यादा होगी? किसकी टर्निंग ज्यादा होगी? वॉयलेट की। यानी अगर मैं देखूंगा एक डॉट ऑब्जेक्ट के एक्चुअली में 7 डॉट बनेंगे बहुत करीब करीब, इतना दूर नहीं जितना दूर मैंने दिखाई है, कुछ ज्यादा दिखा दिया है, वरना फिर भी एक डॉट की एक शार्प डॉट इमेज नहीं बनेगी, वो ब्लर्ड इमेज बनेगी जिसमें 7 कलर मौजूद होंगे। तो ये क्या हो गया? ये एब्रेशन हो गया। एब्रेशन मतलब समस्या हो गई कि भाई कि एक व्हाइट कलर पे एक ऑब्जेक्ट था और उसकी 7 इमेज बनी है, तो ये क्या बन गया? एब्रेशन। तो अगर इस लेंस की फोकल लेंथ, अगर मेरे को लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होती है? जनरली हम लोग n-1 2/r देखते थे इस तरह के लेंस की, या 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या बताओ, अगर n अलग अलग कलर के अलग अलग हैं तो फोकल लेंथ भी अलग अलग हो, और फोकल लेंथ अलग अलग होगी, यानी रेड की फोकल लेंथ अलग है, वॉयलेट की अलग है, तो रेड की इमेज अलग जगह बनेगी, वॉयलेट की इमेज फॉर द सेम यू। यू सबके लिए सेम है,
बट फोकल लेंथ सबके लिए अलग अलग है, इसलिए वी भी। तो अगर फोकल लेंथ सबके लिए सेम हो जाए तो इसलिए मैं फोकल लेंथ पे बात कर रहा हूं। यानी इस लेंस पे पैरेलल बीम डाली है, किस कलर की? वाइट कलर की। और सबसे करीब फोकस किसका इसकी इमेज बनेगी, जिसको हम फोकस अब बोलेंगे। तो ये एक वायलेट फोकस है और कहीं ना कहीं एक रेड फोकस होगा। इसकी डिस्टेंस FV है, इसकी डिस्टेंस FR है। सबसे दूर कौन होगा? जो कम टर्न होगा। कम टर्न कौन होता है? जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है, जिसके लिए, जिस कलर के लिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का गैप ही समस्या की जड़ है। अगर FR और FV के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए तो मैं कहूंगा कोई एब्रेशन नहीं है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं एक टर्म से जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन मेजर करने के लिए सिंपली ये गैप जो है उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, दैट इज FR माइनस FV। FR माइनस FV 1 by FR NR minus 1 2 by R 1 by FV NV minus 1 2 by R, ठीक है। 1 by FY NY minus 1 2 by R, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, तो आएगा 2 by R NV माइनस NR, ठीक है। और फिर मैं डिवाइड कर रहा हूं, 2 by R गया, 2 by R गया, ठीक है। फिर डिवाइड करने पे यही आएगा। ये NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा FR FV FR माइनस FV और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? FY। ये FY सबसे ऊपर चलेगा, इक्वल टू क्या? ओमेगा। FR इंटू FV ये बेसिकली एक्सट्रीम फोकल लेंथ है, तो येलो के लिए फोकल लेंथ बीच में कुछ होगी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन FY स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो FR माइनस FV डिवाइड बाई FY स्क्वायर इंटू FY, एक FY कट गया, तो FR माइनस FV की जगह क्या आ गया? ओमेगा FY। एक्चुअली में क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये एनालिसिस भूल भी जाओगे तो चलेगा, एक बार मैंने बता दिया है समझने के लिए। लाइट डालो वाइट कांच के लेंस में, तो हमें 2 शार्प पॉइंट नज़र नहीं आएंगे, एक शार्प पॉइंट नज़र नहीं आएगा कई कलर के। यहाँ पे हम कोई कपड़ा वपड़ा रख के, कागज कागज रख के इस बात को देख सकते हैं। ये इमेज है एक तरह से। हटा दे भाई। अच्छा, ये डिस्टेंस एक्चुअली इतनी भी दूर नहीं होती जितनी दूर दिखाई गई है, इसीलिए वो चीज़ हमें रियल लाइफ में समझ में नहीं आता है। हटा दें। तो यहां हम लोग एक बात करने वाले हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या हम लेंस की ये समस्या को दूर कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। एक लेंस के बजाय हमें 2 लेंस लेना पड़ेंगे, है ना। इस 2 लेंस के कॉम्बिनेशन से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन या एक्रोमेटिज्म करने वाला ये कॉम्बिनेशन है, ये तब हो सकता है जब इस ग्लास के लिए ओमेगा, इस ग्लास के लिए ओमेगा प्राइम माइनस F अपॉन F प्राइम अगर है येलो या मीन के लिए, तो एक डॉट के लिए यानी पैरेलल आने वाली रेट की एक ही इमेज बनेगी। ये कंडीशन है, ये कंडीशन सीधे याद रखना है और इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस आएंगे तो हमें लगाना है। यानी कुल मिला के इतना तो समझ में आ रहा है, लेंस दोनों अपोजिट नेचर के हैं। ध्यान दो जरा, ओमेगा कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब FY और FY प्राइम में से कोई एक कैसा होगा? निगेटिव। यानी एक कॉनकेव है तो दूसरा कैसा होगा? कॉन्वेक्स। ये फॉर्मूला हमें मिला है, इस फॉर्मूले को सीधे सीधे अप्लाई करना है।